नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉवेल एक्सप्लोरर की इस दुनिया में। यहाँ मिलेंगी आपको मज़ेदार कहानियाँ जो दिल को छू जाए और दिमाग को घुमाए। इसलिए जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इन्हें असली व्यक्ति, जगह या घटना से ना जोड़ें। कृपया इन्हें सिर्फ कहानी के रूप में ही एंजॉय करें। चलते हैं कहानियों की दुनिया में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले भाइयों सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद हाइप वीडियो नाम का फीचर आप सभी को दिख रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और नई कहानियां ला सकें। मैं राकेश गोयल फिर से सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ बार सूंघा और बोला, ये क्या गंध है, इतनी अच्छी गंध आ रही है। फिर राकेश उस गंध का पीछा करते हुए रसोई में पहुंच गया। ये गोश्त अच्छा है। राकेश ने गोश्त की एक प्लेट उठाए, इधर उधर देखा और बोला, अरे यहाँ तो रेड वाइन भी है। बोलते हुए राकेश ने अपने लिए रेड वाइन का एक गिलास उठा लिया, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, एक हाथ में रेड वाइन और दूसरे से गोश्त के टुकड़े मुंह में ठूंसते हुए। इस समय राकेश ने अपनी गुंडागर्दी की प्रवृत्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। सुमन मेहरा वहां शर्मिंदगी और असहायता से लाल चेहरा लिए खड़ी थी। दूसरी ओर तेजस रावत भी गुस्से से तिलमिलाया हुआ था, लेकिन वह केवल ठंडी सांस लेकर मुंह फेर सका। खाना खत्म करने के बाद जल्दी से यहाँ से चले जाओ। थोड़ी देर बाद सुमन मेहरा ने खुद को रोक न पाते हुए कहा। जाना? कहाँ जाना? गोश्त का टुकड़ा मुंह में डालते हुए राकेश ने अस्पष्ट स्वर में कहा। जहाँ मन हो वहाँ जाओ, मुझे तुम दोबारा नहीं दिखना चाहिए, सुमन ने उत्तेजित होकर कहा। अंततः गोश्त का टुकड़ा निगलने के बाद राकेश ने होंठ सिकुड़े और कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। तुम यहाँ मौज कर रही हो और मैं हर दिन बाहर सो रहा हूँ। मैं अभी पापा को फ़ोन करती हूँ। सुमन ने फ़ोन निकाला और धमकी दी। करो, मैं बता देता हूँ। मम्मी पापा ने ही मुझे तुम्हारा पता बताया था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। आखिर मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। राकेश ने बिना डर के कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमन ने अविश्वास में सिर हिलाया। फिर घबराहट में उसने फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फ़ोन कनेक्ट हुआ और सुमन ने फ़ोन पर कहा, पापा, आपने भैया को मेरा पता बताया। फ़ोन से एक गहरी आवाज़ आई, मिंग मैंग, मैं, अरे अपनी मम्मी से बात कर। फिर फ़ोन से एक तीखी और बुजुर्ग आवाज़ आई, मिंग मैंग, क्या बात है? मम्मी, आपने भैया को मेरा पता कैसे बता दिया? अपने भाई को क्यों नहीं बता सकते? तुम्हारा भाई अभी मुश्किल में है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। मैंने मदद नहीं की। अगर मेरे 50 लाख न होते तो उसके लिए कौन चुकता करता? फिर भी वह तुम्हारा भाई है। तुम अब अच्छी तरह रह रही हो, तो क्या तुम्हें अपने भाई की जिंदगी की परवाह नहीं? मम्मी, आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या तुम अब अच्छी तरह नहीं रह रही हो? कुल मिलाकर तुम्हारा भाई अभी मुश्किल में है और तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। तो मेरी मदद कौन करेगा? सुमन ने भावुक होकर फ़ोन पर चिल्लाया। फ़ोन से व्यस्त टोन आए और सुमन की मां ने फ़ोन काट दिया। मैंने क्या कहा? मम्मी ने ही मुझे बता दिया। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं? राकेश रेड वाइन पीते हुए सुमन की ओर बढ़ा। बहरहाल, खाना खत्म करने के बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सुमन अब केवल यही चाहती थी कि उसका तथाकथित भाई उसकी आंखों से गायब हो जाए। उसे डर था कि अर्जुन दास इस दृश्य को देख लेगा। मुझे जाने देना आसान है। राकेश खड़ा हुआ, रेड वाइन का गिलास लिए धीरे धीरे सुमन के पास गया। वसंत विहार की सजावट को ऊपर देखते हुए बोला, यह विला लाखों का होगा। लगता है इस बार तुम्हें जिसने पाला है वह बहुत अमीर है। तो मैं ज़्यादा नहीं मांगता, बस 1,000 लाख चाहिए। फिर मैं तुम्हारे सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। 1,000 लाख? तुम सपने देख रहे हो? सुमन ने गुस्से में कहा। क्यों नहीं दोगी? ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। राकेश फिर से सोफे पर कैच, लेट जाओ। तेजस, कृपया उसे बाहर निकालो, लेकिन उसे चोट न पहुंचाना, सुमन ने दांत पीसते हुए कहा। तेजस रावत पहले से ही तैयार था और यह सुनकर वह राकेश की ओर तेजी से बढ़ा। अरे, तुम क्या करने जा रहे हो? सुमन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे आज बाहर निकाला तो मैं वापस जाकर मम्मी पापा को डेक्कन सिटी में तुम्हारी करतूतों के बारे में बता दूंगा। मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम रानी लाउंज में काम करती थी, वो भी हाई क्लास होस्टेस के तौर पर। तेजस को आते देख राकेश झटके से खड़ा हुआ और पीछे हटने लगा। लेकिन राकेश की बात सुनकर सुमन ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो। सुमन की चीख सुनकर तेजस भी रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। सीधा साधा तेजस को समझ नहीं आया कि राकेश ने क्या कहा। तेजस, माफ करना, तुम पहले बाहर जाओ, मैं उससे अकेले बात करती हूँ, सुमन ने थोड़ा शर्मिंदगी से कहा। अगर वह फिर से तुम्हें तंग करे तो मुझे जोर से बुलाना, मैं दरवाजे के बाहर ही हूँ, तेजस ने सुमन से कहा। सुमन ने तेजस की ओर कृतज्ञता से देखा।
तेजस के जाने के बाद विला में केवल सुमन और राकेश रह गए। क्यों, अब डर लग रहा है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। मैं तुम्हारा बुरा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारा ये राज इतने सालों तक रखा। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज जैसी हूँ वो तुम्हारी वजह से है। अगर तुम जुए की वजह से भारी कर्ज में न डूबे होते, फिर खुद भाग गए और उन लोगों ने पापा को ढूंढकर कर्ज चुकाने के लिए मजबूर न किया होता, तो क्या मैं आज इस हाल में होती? सुमन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हारा बुरा किया। तुमने ही स्कूल में लोगों को भड़काया और उनके जाल में मुझे फंसाया। क्या मुझे आज ये दिन देखना पड़ता? मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता। राकेश ने बिना किसी शिष्टाचार के कहा, मक्खियां बिना दरार वाले अंडे नहीं काटतीं। अगर तुम्हें जुए की लत न होती तो क्या वे तुम्हारे लिए जाल बिछा पाते? और उसके बाद तुम फिर भाग गए और 50 लाख का कर्ज और चढ़ा लिया, जिसे मैंने चुकाया। सुमन ने भी जवाब दिया, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे लिए कर्ज चुकाने में क्या गलत है? राकेश ने आत्मविश्वास से कहा। दोनों एक दूसरे से इसी तरह तर्क वितर्क करते रहे। कुछ मिनट बाद सुमन ने थोड़ा शांत होकर कहा, भैया, अगर तुम मुझे अभी भी अपनी बहन मानते हो तो जल्दी से चले जाओ और मुझे शांति से जीने दो। तुम्हें अभी भी पता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो क्या तुम यहाँ ऐश कर रही हो और मैं बाहर हर दिन भटक रहा हूँ? मुझे विदा करना आसान है, जैसा मैंने कहा, बस 1000 लाख दे दो और मैं तुम्हें फिर नहीं तंग करूंगा और तुम्हारा सब कुछ अपने पेट में रखूंगा। राकेश ने कहा, मेरे पास 1000 लाख नहीं है। सुमन ने सिर हिलाया, मुझे पता है तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन जिसने तुम्हें पाला है उसके पास हैं। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ किराए पर रह रही हूँ। वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सुमन ने समझाया, लेकिन ये समझाना राकेश की नज़रों में बहुत कमज़ोर और बेकार था। या शायद उसे इसकी परवाह ही नहीं थी, उसे केवल इस बात की चिंता थी कि वह सुमन से कितना फ़ायदा उठा सकता है। सुमन का भाई सुमन के साथ रिश्ता तोड़ने के बजाय डाइनिंग टेबल की ओर गया, अपने लिए एक और गिलास रेड वाइन डाला और फिर सुमन से बोला, बहन, यहाँ इतने सारे कमरे हैं, मेरे लिए एक कमरा तैयार कर दो। मैं आज रात यहीं रुक रहा हूँ। तुम चाहते क्या हो? क्या मुझे मार डालने से ही तुम्हें खुशी मिलेगी? सुमन ने भावुक होकर चिल्लाते हुए कहा, देखो, तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी सगी बहन हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं भी चाहता हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी जियो, लेकिन मेरे लिए भी तो सोचो, मैं भी बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये 1000 लाख ज़्यादा नहीं है। ऐसे में तुम पहले चले जाओ और मैं तुम्हारी मदद करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। मैं तुम्हारे लिए बाहर एक घर किराए पर लूंगी, तुम पहले वहां रहो। सुमन ने पूरी तरह से हार मान ली, लेकिन सुमन का भाई अमित मेहरा ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, मैं अपने जीजा से अभी तक मिला नहीं, तो मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? तुम बेशर्म हो। सुमन ने गुस्से में कहा, जैसा चाहो, मैं वैसे भी नहीं जा रहा। राकेश ने कंधे उचकाए और एक और घूंट रेड वाइन ली। क्यों, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सुमन निढाल होकर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी, लेकिन सुमन के भाई ने उसकी ओर सिर्फ एक नज़र डाली, बिना किसी भाव के। तभी विला का बंद दरवाजा फिर से खुला और अर्जुन दास धीरे धीरे अंदर आया, उसके पीछे तेजस रावत और ध्रुव यादव। दरअसल 10 मिनट पहले अर्जुन दास विला के प्रवेश द्वार पर था, लेकिन वहां उसे ध्रुव और तेजस मिल गए। अर्जुन को देखने के बाद तेजस ने उसे जो कुछ पता था वह बताया। सुमन का भाई अर्जुन की स्मृति में सुमन ने कभी भी अपने इस भाई का जिक्र नहीं किया था। जिज्ञासा के चलते अर्जुन, ध्रुव और तेजस दरवाजे की दरार पर कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगे। हालांकि अर्जुन को जितना सुना उतना ही गुस्सा आया, फिर भी उसने खुद को रोका, या यूं कहें कि उसने सुमन के लिए खुद को रोका, क्योंकि वह जानता था कि अब कोई भी हो, वह इस घोटाले को सार्वजनिक नहीं करना चाहेगा। अगर सुमन इसे सुलझा सकती है तो मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, अर्जुन ने मन ही मन ये निर्णय लिया। लेकिन सुमन के भाई की गुंडागर्दी और सुमन का असहाय रोना सुनकर अर्जुन को पता था कि यह मामला उसे ही सुलझाना होगा। अरे अर्जुन, तुम वापस कैसे आ गए? अर्जुन को देखकर सुमन घबरा गई। वह इतनी डर गई कि वह मूर्खतापूर्ण ढंग से जमीन पर बैठी रही, उठना भूल गई। सुमन के भाई ने भी अर्जुन को देखा, लेकिन उसे अर्जुन की पहचान नहीं पता थी और उसके अनुमान में जो कोई भी इस तरह का विला खरीद सकता है या सुमन को पाल सकता है, वह निश्चित रूप से 40 साल से ऊपर का मध्यम आयु का आदमी होगा। तुम कौन हो? सुमन का भाई अमित मेहरा ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने सुमन के भाई की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए वह आगे बढ़ा और सुमन को जमीन से उठाने में मदद की। अर्जुन, मैं। सुमन को अर्जुन ने उठाने के बाद वह अर्जुन की ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, फिर एक राजकुमारी की तरह सुमन को गोद में उठा लिया। तुम क्या कर रहे हो? सुमन का भाई चिल्लाया। अर्जुन ने सिर घुमाया और रुका, फिर उसने सुमन को गोद में उठाकर उसके कमरे की ओर चल दिया।
सुमन का भाई अभी भी अर्जुन को रोकना चाहता था, लेकिन तेजस की कठोर नज़रों ने उसे पीछे हटा दिया। सुमन के कमरे में अर्जुन ने सुमन को नीचे उतारा और उससे कहा, देखो तुम रो रही हो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, तुम यहाँ इंतजार करो। ये कहकर अर्जुन जाने के लिए मुड़ा। अर्जुन, सुमन ने अर्जुन को रोका। क्या हुआ, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते ना? मैंने वास्तव में तुम्हें परेशानी में डाल दिया, सुमन ने धीरे से कहा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, छोटी मूर्ख, तुम क्या सोच रही हो? ये कहकर अर्जुन मुड़कर चला गया। जब अर्जुन पहली बार हॉल में आया तो उसकी नज़रें सुमन के भाई पर बहुत तीखी हो गई थीं। इस समय सुमन का भाई हॉल के सोफे पर बेफिक्री से लेटा हुआ था, लेकिन अर्जुन सोफे के पास खड़ा होकर घृणा भरे स्वर में बोला, उठो। सुमन का भाई अमित मेहरा ने सिर उठाया, अर्जुन को गुंडे की तरह देखा और बोला, तुम कहो और मैं उठ जाऊं? ये तुम्हारा घर है क्या? हाँ, ये मेरा घर है, अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर कहा। अर्जुन की बात सुनकर सुमन का भाई अचानक उछल पड़ा और अर्जुन के इर्द गिर्द देखने लगा। अर्जुन को सुमन के भाई की हरकतों की परवाह नहीं थी। वह धीरे से सोफे की कुर्सी पर बैठ गया, टांगें क्रॉस की और सुमन के भाई से धीरे धीरे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? सुमन के भाई ने अर्जुन को गुस्से से देखा और बोला, मुझे क्या बुलाते हो? ये कहकर वह बगल के सोफे पर बैठ गया। क्या मैंने तुम्हें बैठने को कहा? अर्जुन ने पूछा। लेकिन सुमन के भाई ने अर्जुन को पूरी तरह अनदेखा किया, बैठ गया और बोला, अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरी बहन के साथ इतना समय खेल रहे हो, मजा आ रहा है ना? ये कहते हुए उसने अर्जुन को मैं तुम्हें समझता हूँ वाली नज़र दी। लेकिन अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर पहले से ही गुस्से में भरे तेजस से कहा, इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ, थोड़ा नरमी से, हड्डियां न तोड़ना। ठीक है। तेजस एक झटके में सुमन के भाई के पास आया। अरे तुम क्या करना चाहते हो? सुमन का भाई तेजस से इतना डर गया कि वह सोफे से गिर पड़ा। ध्रुव, तुम्हें भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। लेकिन अर्जुन खड़ा हुआ और ध्रुव से बोला। फिर वह ध्रुव के साथ साइड हॉल में गया और अर्जुन ने ध्रुव के साथ 2 स्टेक तले। दोनों ने एक एक खाया, थोड़ा पेट भरा। जब अर्जुन स्टेक तल रहा था और खा रहा था, तभी हॉल में गाय को मारने जैसी आवाजें आ रही थीं। बीच में ध्रुव को और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तेजस से कहा, तू बेवकूफ़ है, उसका गूंगा एक्यू पॉइंट दबा दे। निश्चित रूप से ध्रुव के चिल्लाने के बाद गाय को मारने की आवाज़ गायब हो गई और केवल मानव मांस के सैंडबैग की आवाज़ें आ रही थीं। जब अर्जुन और ध्रुव स्टेक खाकर हॉल में आए, तेजस ने उन्हें मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया और उसके पास एक पूरी तरह से अपरिचित, बेहद सूजा हुआ चेहरा वाला आदमी खड़ा था। लेकिन ध्यान से देखने पर वह सुमन का भाई अमित मेहरा था। सुमन के भाई की हालत देखकर अर्जुन चौंक गया, फिर उसके मुंह के कोने फड़के और उसने अपनी हंसी को वापस लिया। अर्जुन ने खुद को रोका, लेकिन ध्रुव ने नहीं और जोर से हंस पड़ा। इस समय सुमन का भाई वहां नाराजगी और शिकायत भरी नज़रों के साथ खड़ा था। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने फिर से पूछा। अमित मेहरा। तेजस ने अमित के गूंगे एक्यू पॉइंट को खोल दिया। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने शांति से कहा। अरे मैं सुमन का सगा भाई हूँ, तुम्हारा जीजा। अमित ने अर्जुन की चापलूसी की। अर्जुन ने हंसकर कहा, मेरे करीब मत आना, मैं बस अपनी बहन को देखने आया था। अमित ने कहा, ठीक है, तुमने सुमन को देख लिया, अब तुम जा सकते हो। अर्जुन ने लापरवाही से कहा, नहीं, मैं अपनी बहन के पास अभी आया हूँ, मुझे कुछ दिन और रुकना होगा। हालांकि तेजस ने अमित को सबक सिखाया था, फिर भी उसका स्वभाव गुंडे जैसा था। क्या बात है, तुम मुझ पर निर्भर हो गए, तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला? अर्जुन ने अमित की ओर देखा। भले ही तुम मुझे फिर से मारो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं सुमन का सगा भाई हूं और तुम्हारा जीजा भी, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। अमित मूर्ख नहीं था और वह अच्छी तरह समझता था। तेजस ने अमित को घूरा, लेकिन अमित का शरीर कांपने के बावजूद वह डिग रहा। अमित के इस हॉबनाइट जैसे स्वभाव को देखकर अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, सुमन और मैं सिर्फ सहपाठी हैं, तो अगर तुमने फिर से मेरे जीजा होने का ढोंग किया तो मैं वास्तव में ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम अपनी जिंदगी की देखभाल कर पाओगे। सहपाठी? तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? मुझे नहीं पता कि सुमन पहले क्या करती थी। तुम निश्चित रूप से कोई अमीर दूसरी पीढ़ी के हो जिसे उसने फंसाया, लेकिन लगता है तुम उसे वाकई पसंद करते हो। लेकिन अगर मैं अपनी बहन की पिछली पहचान को बाहर बता दूं तो तुम पर बुरा असर पड़ेगा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसका सगा भाई हो और ऐसी बात कह सकते हो? अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, कैसा रहे, दुख हो ना, बस तुम मुझे 1000 लाख दे दो, मैं तुम्हारे सामने से तुरंत गायब हो जाऊंगा और मेरी बहन के पिछले अनुभव मेरे पेट में सड़ जाएंगे। अमित ने विजयी मुस्कान दिखाई। तो यही तुम्हारा मकसद है? अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, मेरी बहन को बस यूं ही नहीं खेला जाता, भाई होने के नाते मुझे कुछ तो वापस लेना होगा। अमित ने ठंडी सांस ली। अर्जुन ने अमित को घूरा और अचानक मुस्कुराया। यह मुस्कान बहुत अचानक थी, जिससे अमित को थोड़ा तनाव हुआ। तुम्हें पता है,
जब मैंने सुमन को रानी लाउंज से बाहर निकाला था, मैंने कसम खाई थी कि मैं उसकी इन असहनीय यादों को पूरी तरह मिटा दूंगा। इसलिए रानी लाउंज के पीछे के लोग जेल गए और उनकी कंपनी को भी मैंने दिवालिया कर दिया। अब बताओ, तुम जैसे व्यक्ति के साथ जो उसकी दर्दनाक यादों को चीरने के लिए दरवाजे पर आया, मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने अंधेरे स्वर में कहा। तुम किसे डरा रहे हो? लगता है मैं डर जाऊंगा, अमित ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। हाँ, बस सोच लो कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, अर्जुन ने हल्के से कहा। फिर वह अमित के पास गया, उसकी टांगों को देखा और बोला, मैं तुम्हारी दोनों टांगों के लिए 1000 लाख गिनता हूँ, कैसा रहे? तुम्हारा मतलब क्या है? अमित अनायास पीछे हटा, लेकिन जैसे ही वह एक कदम बढ़ा, उसका पूरा शरीर उसकी आज्ञा मानने से इनकार करने लगा और वह स्थिर खड़ा रहा। ये तेजस ने उसके शरीर पर एक एक्यू पॉइंट को हल्के से दबाया था। ये क्या हो रहा है? तुम लोग, तुम कौन हो? इस पल अमित घबरा गया, तेजस की हरकतों से वह डर गया। तुमने खुद को मेरा जीजा नहीं कहा था? क्या तुम 1000 लाख नहीं चाहते थे? क्या तुम मुझे सुमन की दर्दनाक यादों से धमकी नहीं दे रहे थे? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मैं तुम्हें 2 गुना देता हूँ, 2000 लाख में तुम्हारी दोनों टांगें और दोनों बाहें चाहिए। ये सौदा अच्छा है, अर्जुन ने तिरस्कार भरी हंसी हंसा। अर्जुन की बात सुनकर अमित के पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। उसे पता था कि उसने गलती कर दी, उसने दूसरों की तह तक छू लिया था। उसने सोचा था कि वह उसकी बहन से प्यार करने वाला एक अमीर दूसरी पीढ़ी का है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपनी बहन की हर बात की इतनी परवाह करता है। नहीं, मैं सुमन का भाई हूँ, उसका इकलौता भाई। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। अमित केवल अपनी एकमात्र ढाल का उपयोग कर सकता था। अब पता चला कि तुम सुमन के सगे भाई हो, लेकिन तुम उसके भाई होने के लायक कहाँ हो? अर्जुन ने कहा। क्या मैं गलत नहीं हो सकता? तुम मुझे जाने दो, मैं तुमसे दूर रहूंगा। सुमन को फिर कभी तंग नहीं करूंगा। अमित वाकई डर गया था, वह दया मांग रहा था। अमित की दया मांगने की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं अपने दरवाजे पर आए शिकार को नहीं छोड़ता। ये कहने के बाद अर्जुन के पीछे ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अमित के पास जाकर रसोई में इस्तेमाल होने वाला बड़ा काला कचरा बैग अमित के सिर पर डाल दिया। तुम क्या चाहते हो? मैं सुमन का भाई हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मदद, सुमन, मदद, अमित हिस्टीरिया से चिल्लाया। क्योंकि तेजस ने उसके एक्यू पॉइंट्स को दबाया था, वह अपना पूरा शरीर हिला नहीं सकता था और केवल बेतहाशा चिल्ला सकता था। फिर तेजस ने 2 बेंच भी ले आए, एक पर अमित को बिठाया और दूसरे पर अमित की टांगें रखीं। अमित का सिर काले प्लास्टिक बैग से ढका था, हालांकि वह देख नहीं सकता था, लेकिन उसे पता था कि यह उसकी टांग तोड़ने की शुरुआत थी। इसलिए वह बेतहाशा दया मांगने लगा, मैं गलत था और मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं सुमन का भाई हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बस जाने दो और मैं फिर कभी अपनी बहन को ढूंढने नहीं आऊँगा। अर्जुन ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, दुनिया में कोई पछतावा की दवा नहीं है। क्या तुम 1000 लाख नहीं चाहते थे? ठीक है, मैं तुम्हें 2000 लाख देता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने हाथ और पैर रखने होंगे। ये सौदा बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अमित ने अपनी आवाज़ खोलकर जोर से चिल्लाया, सुमन, सुमन, चाहे जो भी हो, मैं अभी भी तुम्हारा भाई हूँ। अगर तुम्हारे मम्मी पापा को पता चला कि तुम मुझे इस तरह देखकर नहीं बचाती, तो वे तुम पर गुस्सा होंगे। बकवास बंद करो, करो, अर्जुन ने चिल्लाया। नहीं अर्जुन, सुमन ने दूसरी मंजिल से चिल्लाया। खटाक, उस आवाज के बाद अमित को अपनी टांगों में कोई संवेदना नहीं रही। आह, मेरी टांग, मदद, सुमन, मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाओ। अमित दर्द से कराहने लगा। इस समय दूसरी मंजिल पर खड़ी सुमन उस वाक्य को चिल्लाने के बाद वहीं जम गई, क्योंकि उसने देखा कि अर्जुन और अन्य ने अमित को छुआ भी नहीं था और खटाक की आवाज़ तेजस द्वारा कहीं से लाए गए लकड़ी के डंडे को तोड़ने की थी। बाद में पता चला कि अर्जुन केवल अमित को डराना चाहता था। अर्जुन ने सिर उठाकर सुमन की ओर मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान इस समय सुमन की आंखों में अनंत निराशा बनकर गिरी। हाँ, अर्जुन ने उसे भरोसा करने और सब कुछ संभालने देने को कहा था, लेकिन उसने फिर भी अर्जुन को निराश किया। उसे अर्जुन पर भरोसा नहीं था, उसे डर था कि वह उसके भाई को चोट पहुंचाएगा। तभी विला के दरवाजे से एक व्यक्ति अंदर आया। लक्ष्य, तुम आ गए। अर्जुन ने आने वाले को सिर हिलाकर अभिवादन किया। लक्ष्य शेट्टी दरवाजे में घुसने के बाद स्थिति देखकर चौंक गया और आश्चर्य से बोला, बॉस, आपने मुझे क्यों बुलाया? यहाँ अर्जुन ने अभी भी वहां कराह रहे अमित की ओर इशारा किया और बोला, ये सुमन का भाई है, इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसे इच्छा सुरक्षा लिमिटेड में काम पर भेजो, लेकिन सावधान रहना, यह आदमी कोई आसान नहीं है। अगर ये तुम्हारी बात नहीं माने तो अपने नियमों का पालन करना। कुल मिलाकर एक बात है कि सुमन की अनुमति के बिना इसे 10 मील के दायरे में सुमन के पास नहीं आने देना।
अर्जुन की बात सुनकर लक्ष्य ने दूसरी मंजिल पर सुमन को देखा और मामले को समझ गया। चिंता मत करो बॉस, मुझे पता है क्या करना है। लक्ष्य ने सिर हिलाया। फिर अर्जुन ने ध्रुव को आंख मारी। ध्रुव ने सिर हिलाया और अमित के सिर से काला कचरा बैग हटा दिया। दर्द से मर रहा हूं। ये अमित, जिसे फिर से दृष्टि मिली, अभी भी जड़ता से कराह रहा था, लेकिन जब उसने अपनी अभी भी सही टांगें देखी, वह स्तब्ध रह गया। तेजस ने सिर हिलाया और उस पर कुछ बार थपथपाया। तुरंत उसे फिर से हिलने की क्षमता महसूस हुई और उसकी टांगें, जो पहले सुन्न थीं, फिर से संवेदना प्राप्त कर ली। फिर अमित खरगोश की तरह मुड़ा और बिना एक शब्द कहे दरवाजे से बाहर भाग गया। लेकिन अर्जुन और अन्य ने अमित की इस हरकत को अनदेखा कर दिया। इस मामले में मैं तुम्हें परेशान करूंगा, अर्जुन ने फिर से कहा। बॉस, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। तो मैं पहले जाता हूं, लक्ष्य ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। जब लक्ष्य शट्टी विला से बाहर निकला, उसने अमित को देखा, जो लोगों के एक समूह से घिरा हुआ था, और बोला, मेरे साथ आओ। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये कानून का समाज है। अगर तुमने भीड़ इकट्ठा करके हंगामा किया तो तुम्हें लड़ाई के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। अमित ने सतर्कता और हास्यपूर्ण ढंग से आंखें फाड़कर कहा। अमित की हालत देखकर उसे घेरे हुए लोगों ने जोर से हंस दिया। ठीक है, उसे कार में कंपनी ले जाओ, लक्ष्य ने भी सिर हिलाकर लोगों से कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये अपहरण है, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। अमित अभी भी बिना कारण के संघर्ष कर रहा था। लक्ष्य आगे बढ़ा और अमित से बोला, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें ईमानदार रहना होगा। मैं तुम्हें सच बता दूं, तुम्हारी जैसी बहन सुमन है, ये तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य है। अब मेरे साथ ईमानदारी से कंपनी चलो, मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी की व्यवस्था करूंगा। अगर तुम मेहनत से काम करोगे और अपनी बहन को तंग करने नहीं आओगे, तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती जाएगी। लक्ष्य की बात सुनकर अमित शांत हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उस युवक, जिसे उसकी बहन अर्जुन कह रही थी, उसकी पृष्ठभूमि कुछ और ही थी। वो अर्जुन नाम का लड़का कौन था और उसकी पृष्ठभूमि क्या है? अमित ने अनायास पूछा। अमित की बात सुनकर लक्ष्य ने आंखें सिकोड़कर अमित को घूरा और बोला, याद रखो, तुम इस नाम को ऐसे नहीं बुला सकते। तुम्हें जानना चाहिए कि वह निकट भविष्य में डेक्कन सिटी का बेताज बादशाह होगा। अमित को नहीं पता था कि वह लक्ष्य की आभा से डर गया था या लक्ष्य के शब्दों की सामग्री से। कुल मिलाकर वह अब संघर्ष नहीं कर रहा था और आज्ञाकारी ढंग से दूसरों के साथ कार में बैठकर इच्छा सुरक्षा लिमिटेड की ओर रवाना हुआ। इस समय विला में अर्जुन ने गहरी सांस ली और सुमन की ओर, जो पहले ही नीचे आ चुकी थी, सिर उठाकर बोला, तुम्हारे भाई को डराने की बात तुम गंभीर थी। सुमन ने सिर हिलाया और बोली, अर्जुन, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई अब ठीक हो गया, अर्जुन ने धीरे से कहा। सुमन ने अर्जुन को देखा और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तेजस ने बीच में टोक दिया, हुआन भाई, मुझे भूख लगी है। तुम और ध्रुव भाई दोनों ने स्टेक खाया, मुझे भी खाना है। तेजस की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराकर सुमन से कहा, सुना, तेजस को भूख लगी है। ध्रुव और मैं भी पूरी तरह भरे नहीं हैं, हमारे तीनों के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। सुमन ने सिर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद चारों डाइनिंग टेबल के चारों ओर जमा हुए मेज पर स्वादिष्ट खाना देख रहे थे। रिया को नहीं बुलाते? अर्जुन ने सुमन की ओर देखा। नहीं, वह हाल ही में बहुत प्रेरित है, हमेशा जल्दी निकलती है और देर से लौटती है। मैंने उसके लिए खाना छोड़ दिया है, सुमन ने कहा। तो फिर शुरू करते हैं, अर्जुन ने सिर हिलाया। चारों ने खाना शुरू ही किया था कि अर्जुन गुप्ता भी आ गया। भगवान जी, अच्छी खबर, डेक्कन प्रसारण ब्यूरो नर्म पड़ गया। अर्जुन गुप्ता बहुत खुश था और जोर से बोला। अर्जुन ने होंठ सिकोड़े और बोला, क्या चिल्ला रहे हो? मैंने खाना नहीं खाया, जल्दी आओ और कुछ खाओ, वरना मोटा आदमी पतला हो जाएगा। सुमन उठी, बगल में जाकर अर्जुन गुप्ता के लिए एक कटोरी चावल लाई और फिर एक जोड़ी चॉपस्टिक्स दी। लेकिन अर्जुन गुप्ता ने हिलते हुए कहा, एक और व्यक्ति है क्या? सुमन चौंक गई। अर्जुन ने भी अर्जुन गुप्ता को उत्सुकता से देखा, उसे लगा कि यह लड़का आज कुछ असामान्य है। अर्जुन गुप्ता ने दरवाजे की ओर सिर घुमाया और बोला, अंदर आओ। तभी एक ऐसी महिला अंदर आई जो पहली नज़र में बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन जितना देखो उतनी आकर्षक थी, और उसमें एक ऐसी वीरता थी जो अन्य महिलाओं में नहीं थी। आयशा। अर्जुन ने अभी भी उस महिला को पहचान लिया। सुमन ने आयशा को उत्सुकता से देखा। वह कॉलेज में अर्जुन के साथ एक ही मेज में नहीं थी, इसलिए वह आयशा को नहीं जानती थी। इस समय आयशा शर्माते हुए अर्जुन गुप्ता के पास गई, उसका चेहरा लाल था। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम, जो किसी से नहीं डरती, शर्मा भी सकती हो। अर्जुन ने मजाक नहीं किया। आयशा ने अर्जुन को घूरा। मैं अब आधिकारिक तौर पर सभी को घोषणा करता हूं कि आयशा अब से मेरी गर्लफ्रेंड है और भविष्य में मेरी पत्नी होगी। अर्जुन गुप्ता ने गर्व से कहा। तुम्हारी भविष्य की पत्नी कौन है? आयशा ने अर्जुन गुप्ता को चुटकी काट दी।
हाँ, देरिसबेर की बात है, अर्जुन गुप्ता ने हंसते हुए कहा और फिर सभी को आयशा से एक एक करके परिचय कराया। ये सुमन है, ये ध्रुव है, ये तेजस है, इसे तो मुझे परिचय कराने की जरूरत नहीं। अर्जुन गुप्ता ने एक एक करके परिचय कराया और सभी ने सिर हिलाया। और सुमन ने एक और जोड़ी कटोरी और चॉपस्टिक्स तैयार की, उन्हें सौंपते हुए कहा, हमने इस डिश को छुआ है, बुरा मत मानना। सब अपने लोग हैं, इतना खास नहीं। अर्जुन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों बैठ गए। मैं कहता हूँ, तू हाल में दिखाई नहीं दे रहा था। पता चला कि तू पिछले 1 महीने से आयशा के साथ मस्ती कर रहा था। अर्जुन ने कहा। हाँ, अर्जुन गुप्ता ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसा। इस समय आयशा को वह अजीब सा एहसास नहीं था जो उसे पहले आते समय हुआ था, और उसने लापरवाही से कहा, मैं कहती हूँ अर्जुन, तू बहुत स्वाभाविक नहीं है। पिछले क्लास रियूनियन में तूने बहुत कुछ छुपाया। अगर मेरे अर्णव ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे यकीन नहीं होता कि तू अब इतना अच्छा कर रहा है। तुम्हारा अर्णव कौन है? बहुत करीबी लग रहा है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा शर्मा गई और उसे सब्जियां खाने के लिए सिर झुकाना पड़ा। फिर डाइनिंग टेबल पर धीरे धीरे सभी एक दूसरे से परिचित हो गए और धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। तुम एक वाक्य, मैं एक वाक्य, जैसे कॉलेज के मासूम दिन फिर से लौट आए हों। खाना खाने के बाद सुमन और आयशा ने मिलकर सामान समेटा और ध्रुव और तेजस भी बाहर टहलने चले गए। सोफे पर बैठे अर्जुन और अर्जुन गुप्ता अब गंभीर बातें कर रहे थे। मोटा, तुमने दरवाजे में घुसते ही जो वाक्य कहा था, डेक्कन प्रसारण ब्यूरो नर्म पड़ गया, उसका क्या मतलब था? अर्जुन ने पूछा। इसका जिक्र आते ही अर्जुन गुप्ता बहुत उत्साहित हो गया और बोला, विशिष्ट स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऊपर से डेक्कन प्रसारण ब्यूरो के उपनिदेशक सहित 14 कैडरों को सीधे तमाचा जड़ दिया गया है। अब मेरी भाभी ने डेक्कन प्रसारण ब्यूरो में पूरी तरह से अपनी जगह बना ली है। और मेरी भाभी ने अभी मुझसे फ़ोन पर बात की थी, आशा है कि हमारी तरफ से मुकदमा वापस ले लिया जाए। वह ये भी वादा करती है कि जब तक इच्छा की हर चीज़ निर्दिष्ट सीमा में हो, सब कुछ हरी झंडी मिलेगी। ये अच्छा है, एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। क्या बात? अर्जुन गुप्ता ने अपनी बॉडी हिलाई और पूछा। तुमने दीवाने खास में पहले जो हुआ उसके बारे में सुना होगा? अर्जुन ने पूछा। सुना? यानी मैं उस दिन वहां नहीं था, वरना मैं उन्हें अच्छी तरह से निपटता। इच्छा के लिए बैन ऑर्डर जारी करने की हिम्मत। दीवाने खास में खुले तौर पर हंगामा करने की बहुत घमंडी थी। अर्जुन गुप्ता ने गुस्से में कहा। बस कर, बाद में ऐसी बातें मत करना, मुझे लगता है तुम उस समय आयशा के साथ प्रेम में थे। अर्जुन ने एक शब्द में अर्जुन गुप्ता को बेनकाब कर दिया। नहीं, मैं उस समय व्यापार पर था। ठीक है, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वह ये है कि उस समय मैं गुस्से में था और मैंने कहा था कि मैं हरियाली ग्रुप को खरीद लूंगा। अर्जुन गुप्ता पहले से ही इस पर काम कर रहा है और यह बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। अनुमान है कि 1 और महीने में देश के 80% थिएटर तुम्हारे नियंत्रण में होंगे, साथ ही देश की सबसे बड़ी वितरण कंपनी भी यह इच्छा के तहत एक शाखा बन जाएगी। अर्जुन ने हल्के से कहा। कमाल है, तो क्या 1 और महीने में पूरा मनोरंजन उद्योग हमारा इच्छा होगा? और डेक्कन प्रसारण ब्यूरो की बागडोर मेरी भाभी के पास है? ये कोई सपना तो नहीं। अर्जुन गुप्ता ने जितना कहा उतना ही उसे अविश्वास हुआ। अर्जुन गुप्ता ने मेरे साथ चर्चा की है और थिएटरों की संख्या अभी भी बहुत कम है। इसलिए 2 साल के भीतर हम दूसरे, तीसरे और चौथे स्तर के शहरों में 1000 और मूवी थिएटर बनाएंगे। अर्जुन ने फिर से कहा। मेरे प्यारे, अर्जुन गुप्ता अब और सोच भी नहीं सका। तो तुम अगले समय बहुत व्यस्त रहोगे, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। क्या तुम फिर से सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालना चाहते हो? मैं यहाँ व्यस्त हूँ, मैंने अभी आयशा को पकड़ा है और तुम ये पूरी तरह से नंगी जलन और बदला है। अर्जुन। लिविंग रूम में अर्जुन और अर्जुन गुप्ता की नोकझोंक सुनकर रसोई में सुमन और आयशा ने सिर हिलाया। इस समय आयशा ने अपने सामने का सामान समेटने के बाद सुमन को घूरा और बोली, अर्जुन, ना जाने कहाँ से ये सौभाग्य मिला कि उसे तुम जैसी सुंदर और गुणी गर्लफ्रेंड मिली। इस समय आयशा को सुमन और अर्जुन के रिश्ते की जानकारी नहीं थी और वह उसे अर्जुन की मौजूदा गर्लफ्रेंड मान रही थी। आयशा की बात सुनकर सुमन का दिल कांप गया। वह आयशा को जानबूझकर समझाना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसने आयशा की ओर बस मुस्कुरा दिया। सुमन, तुम्हें इसे अच्छे से संभालना होगा। अर्जुन मेरे द्वारा मिला सबसे जिम्मेदार और देखभाल करने वाला व्यक्ति है, आयशा ने फिर से कहा। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन गुप्ता वही है जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। दरअसल अपनी मौजूदा स्थिति के साथ अर्जुन गुप्ता के पास जब चाहे ढेर सारी सुंदरियां उसके साथ शामिल हो सकती थीं, लेकिन उसने फिर भी आयशा को चुना, जिसे वह कॉलेज के समय से गुप्त रूप से प्यार करता था। आयशा ने खुशी से कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उसे स्वीकार नहीं करती। ये कहकर आयशा हॉल की ओर चली गई। इस समय सुमन अभी भी पास में खड़े अर्जुन को देख रही थी और अपने आप से बोली, क्या मैं वाकई तुम्हें पाने के लायक हूँ?
अगले दिन रेडियो और टेलीविजन के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की इच्छा एक बार फिर सुर्खियों में छा गई। यह इच्छा समूह की कितनी बार सुर्खियां बटोरने की बात है। सुर्खियों में आने के मामले में न जाने कितने लोग ईर्ष्या से मर गए। उन्होंने पिछली बार सुर्खियां बटोरने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इच्छा समूह के लिए यह आम बात थी। इस बार कुछ मीडिया विश्लेषकों ने कहा कि यह हार मानने की इच्छा का प्रतीक है, और स्पष्ट रूप से तर्कसंगत ढंग से 1 दर्जन से अधिक कारण गिनाए। हालांकि पहले इच्छा समूह के विशाल वकील दल के डर के कारण पहले से ही संयमित सेलिब्रिटी कलाकार अब जैसे ही कोई संकेत मिला सभी बाहर कूद पड़े और इच्छा के खिलाफ पागल हो गए। सच्चाई से अनजान विशाल संख्या में नेटिजन्स भी इच्छा के खिलाफ क्रूसेड की सेना में शामिल हो गए। इच्छा मनोरंजन उद्योग की सबसे बड़ी दुष्ट कंपनी है। इसने अब तक अपने बैनर तले एक भी काम रिलीज नहीं किया है और यह पूरे दिन लोगों का ध्यान आकर्षित करती रहती है। डेक्कन प्रसारण ब्यूरो के आंतरिक सूत्रों के अनुसार इच्छा समूह को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इच्छा समूह के एक व्यक्ति के अनुसार इच्छा ने उनके साथ निजी तौर पर कई असमान अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं जो कलाकारों को अंतहीन रूप से छिपाने का काम करते हैं। इच्छा मनोरंजन उद्योग का इतिहास बन सकता है। सूत्रों के अनुसार इच्छा का आंतरिक प्रबंधन अत्यंत अराजक है, पूंजी श्रृंखला टूट चुकी है और दिवालियापन नजदीक है। संक्षेप में, कुछ समय के लिए इच्छा समूह सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन गया और सभी के लिए नफरत का पात्र बन गया। इंटरनेट पर हो रहे उतार चढ़ाव के बीच इच्छा समूह और इसके सभी सितारों ने चुप्पी साध रखी थी, जैसे कि उन्होंने संघर्ष छोड़ दिया हो। लेकिन जितना अधिक इच्छा समूह चुप रहा, उतना ही उन लोगों ने इच्छा को और बदतर बनाने की कोशिश की। हर दिन प्रमुख मनोरंजन समाचार मीडिया इच्छा के बारे में नकारात्मक खबरों से भरे हुए थे। 2 हफ्ते बाद आखिरकार इच्छा की आधिकारिक वेबसाइट पर एक प्रतिक्रिया आई, लेकिन ये केवल 8 शब्दों की थी। यह नहीं कि मैंने शिकायत नहीं की, समय अभी नहीं आया है। अब इंटरनेट पर तुरंत हंगामा मच गया। क्या इच्छा कुछ व्यक्त करने की कोशिश कर रही है? क्या मैंने किसी का गलत किया? मैं आशा करता हूं कि आप फिर से अपने कानूनी शकल की सेना भेजने के लिए तैयार हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए इच्छा का चेहरा है। मेरी जैस्मिन अरोड़ा ने कई महीनों से इच्छा के साथ अनुबंध किया है और वह अभी तक सामने नहीं आई है। मुझे मेरी जैस्मिन की याद आती है। जल्दी बाहर आओ जैस्मिन। मूंगफली तैयार करो, चाय तैयार करो और शो का इंतजार करो। क्या ये नाराजगी है कि इसे काला किया जा रहा है? क्या आप पर्याप्त काले नहीं हैं? जब गर्मी कम होती है तो आपको फिर से बाहर कूदना पड़ता है। इंटरनेट पर तरह तरह की टिप्पणियां कुछ समय तक जारी रहीं। जबकि इच्छा के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां पूरे इंटरनेट पर उड़ रही थीं, इच्छा मनोरंजन के अंदर शांति और खुशी का माहौल था। कई द्वितीय श्रेणी के फिल्मी सितारे एक घेरे में बैठे थे, अपने पैरों के नीचे नीले आकाश और सफ़ेद बादलों को देख रहे थे। एक वरिष्ठ अभिनेत्री अनिता देसाई ने कहा, मुझे लगता है कि कंपनी ने मुझे मोटा कर दिया है। महिला गायिका काव्या अय्यर ने कहा, ये सच है, मैंने अभी 5 किलो वजन बढ़ाया है। अभिनेता रोहन मल्होत्रा ने कहा, बिना काम किए और पैसे मिलने का यह एहसास वाकई असहज है। अभिनेत्री दिव्या मेनन ने कहा, रोहन, ये सिर्फ तुम्हें नहीं है, मुझे डर है कि जो भी ऐसा कर रहा है उसे भी ऐसा ही लगता है। पुरुष गायक विक्रम नायर ने कहा, हम इस युग में हैं, अगर हम इसे बताएं तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। अनिता देसाई ने कहा, ये सच है, मैंने 1 महीने के लिए एक फिल्म की शूटिंग की और फिर हर दिन कंपनी में काम किया और मेरी आय मेरी पिछली कंपनी में कमाई से कम नहीं है। मेरे साथ भी यहाँ आने के बाद मैंने 12 नए गाने रिकॉर्ड किए और फिर हर दिन यहाँ का नज़ारा देखा। हाल ही में मेरे पास करने को कुछ नहीं है। मैं हर दिन अपने दोस्तों को दीवाने खास में खाने के लिए ले जाता हूँ। ये बहुत सम्मानजनक है, दिव्या मेनन ने कहा, लेकिन क्या हमारे लिए ये ठीक है? फ्रंटलाइन कर्मचारी अभी भी कंपनी के लिए पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति के साथ क्या ये सच होगा कि कंपनी दिवालिया होने वाली है जैसा कि इंटरनेट पर कहा जा रहा है? काव्या अय्यर ने चिंता जताई। हाँ काव्या, इसकी चिंता मत करो, इच्छा के पीछे का बॉस इतना साधारण नहीं है। तुम बस हमारी कंपनी का स्थान देखो और पूछो, देश में कौन सी मनोरंजन कंपनी इसके साथ तुलना कर सकती है? रोहन मल्होत्रा ने कहा, हाँ, यहाँ का किराया 1 साल के लिए बहुत बड़ा होगा। विक्रम नायर ने कहा, यह अनुमान है कि ये 10 मिलियन होगा। अनिता देसाई ने कहा। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कहा, मैं हाल ही में कंपनी के लेखाकार किरण पिल्लई से परिचित हुआ हूँ। अनुमान लगाओ उसने क्या कहा? कैसे कहा? सभी ने उत्सुकता से पूछा। किरण ने कहा कि सूरज टावर की 235वीं मंजिल, जो वह मंजिल है जहां हम अभी हैं, उसे बड़े बॉस ने सीधे खरीद लिया था। कहा जाता है कि इसकी कीमत 10 अरब थी। रोहन मल्होत्रा ने कहा, आहा, हमारा बॉस इतना अमीर है। काव्या अय्यर ने आह भरी। इतना ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा इच्छा मनोरंजन इच्छा समूह का हिस्सा है। रोहन मल्होत्रा ने फिर कहा, मुझे पता है, तब तुम्हें विकास मार्ग पर इच्छा भवन पता है ना?
कैसे नहीं पता, वहाँ इच्छा समूह का मुख्यालय है। इच्छा भवन का पूर्ववर्ती तुलसी भवन था। जब इच्छा भवन स्थापित हुआ तो पूरी इमारत खरीद ली गई थी। तुम्हें लगता है कि इसकी कीमत कितनी होगी? रोहन मल्होत्रा ने सब कुछ उड़ेल दिया। कई लोगों ने सांस ली। हमारा बॉस बहुत अमीर है। तो काव्या, तुम्हारी चिंताएं सब बेकार हैं, रोहन मल्होत्रा ने कहा। जैसे ही रोहन मल्होत्रा ने बात खत्म की, यशिका सेन दूर से आई और कई लोगों से कहा, यहाँ चैट कर रहे हो और मुझे नहीं बुलाया। यशिका सेन अनिता देसाई के बगल में परिचित ढंग से बैठ गईं। वास्तव में मनोरंजन उद्योग में स्थिति स्पष्ट रूप से स्तरों में विभाजित है। वे केवल द्वितीय श्रेणी के सितारे हैं और यशिका सेन प्रथम श्रेणी की हैं। आपको पता है, कंपनी में प्रथम श्रेणी के लोग कुछ ही हैं और आमतौर पर उनके पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं होता। लेकिन यशिका सेन अलग थीं, उनके पास ज़्यादा नखरे नहीं थे और वे खुद से परिचित थीं और कंपनी के अन्य कलाकारों के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थीं। हमने खाना खाने के बाद अभी बैठकर थोड़ी देर चेक की, अनिता देसाई ने कहा। क्या बात कर रहे हो? मुझे भी शामिल करो, कंपनी बहुत आरामदायक है, यशिका सेन ने बेतकल्लुफी से कहा। यशिका जी, हम बात कर रहे थे कि हमारी कंपनी का बड़ा बॉस कितना अमीर है, काव्या अय्यर ने कहा। ओह, मेरे बिना इस बारे में कैसे बात कर सकते हो? मुझे बहुत कुछ पता है जो तुम्हें नहीं पता, यशिका सेन उत्साहित हो गईं। तो जल्दी बताओ, दिव्या मेनन ने जल्दबाजी में कहा। हाँ यशिका, हमें बताओ, बाकियों ने भी कहा। तुम क्या जानना चाहते हो? हमारे पीछे के बॉस के पास कितना पैसा है? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। खैर, मैं तुम्हें बॉस के उन उद्योगों के बारे में बताती हूँ जो मुझे पता है, यशिका सेन ने गला साफ किया और कहा। मुझे सचमुच नहीं पता कि हमारे बॉस के पास कितना पैसा है, लेकिन बॉस ने उस समय डेक्कन सिटी में 13 टुकड़े जमीन खरीदे थे। फिर 10 रियल एस्टेट परियोजनाएं एक साथ शुरू की गई थीं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने डेक्कन सिटी के लातूर जिले में 1000 टुकड़े जमीन खरीदी। लातूर जिले में एक पर्वत श्रृंखला को 50 अरब में सीधे खरीद लिया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह पर्वत श्रृंखला एक अति दुर्लभ सेलेनियम युक्त भूमि है और न्यूनतम सामग्री मानक से 100 गुना अधिक है। बॉस यहां एक पारिस्थितिक स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्र बनाने जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह ट्रिलियन का है। और यशिका सेन ने बात करते हुए इशारे किए और आसपास के लोग अवाक रह गए। यशिका सेन ने जो कहा वह बहुत ताज़ा था और आसपास के लोग भी इसे सुनकर बहुत खुश हुए। लेकिन ये कितना भी ताज़ा हो, बॉस कितना भी अमीर क्यों न हो, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वरिष्ठ अनिता देसाई ने कहा, यशिका, इतना कुछ कहने के बाद तुम हमारी कंपनी के बारे में कितना जानती हो? हालांकि हम यहाँ पूरे दिन खाली रहते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन हम आखिरकार कलाकार हैं। हमारे पास ऐसी कृतियाँ होनी चाहिए जो बोल सकें। लेकिन अब कंपनी पर इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, हम चिंतित हैं। अनिता देसाई की टिप्पणी कई सेलिब्रिटी कलाकारों के विचारों को दर्शाती है। हालांकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वे पुराने सितारे नहीं बनना चाहते। अनिता देसाई की बात सुनने के बाद यशिका सेन कुछ देर के लिए चुप रहीं। वे सभी के मौजूदा मूड को समझती थीं और अगर उन्हें कुछ नहीं पता होता तो वे भी सभी की तरह होतीं। हालांकि मुझे कुछ चीज़ें पता हैं, मैं अभी सभी को नहीं बता सकती। क्या आपको कंपनी द्वारा पहले जारी किए गए आदेश याद हैं कि इंटरनेट पर जो कुछ भी हो, हम सब ये दिखावा करें कि हमने नहीं देखा और हम जवाब नहीं दे सकते? यशिका सेन ने कहा। कैसे भूल सकता हूँ? हाल ही में मेरे प्रशंसक मुझे हर दिन संदेश छोड़ते हैं, पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों लगता हूँ जैसे गायब हो गया हूँ। तुम बाहर आकर कुछ क्यों नहीं कहते? विक्रम नायर ने कहा। और भी, मैं लगभग घुटन महसूस कर रहा हूँ, काव्या अय्यर ने कहा। तुम नहीं कहते तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि हमारे अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं। थोड़ा और इंतज़ार करो, हमें जल्द ही परिणाम दिखाई देगा, यशिका सेन ने संकेत दिया। कुछ लोग मूर्ख नहीं थे और उन्होंने यशिका सेन के शब्दों की आवाज़ सुनी। इसलिए बातचीत बदल गई और हमने अन्य विषयों पर बात की। इस समय हरियाली ग्रुप में जितेंद्र रॉय अपने शानदार कार्यालय में बैठे हुए असहाय थे। हालांकि वर्तमान जनमत एक तरफा इच्छा के खिलाफ है, लेकिन केवल वे ही इच्छा द्वारा भेजे गए 8 शब्दों का अर्थ जानते थे। जितेंद्र रॉय इतने सालों से मनोरंजन उद्योग में हैं और डेक्कन प्रसारण ब्यूरो में भी उनके संपर्क हैं। जनता को नहीं पता था कि डेक्कन प्रसारण ब्यूरो के साथ क्या हुआ, लेकिन उन्हें पता था। और डेक्कन प्रसारण ब्यूरो के इच्छा के प्रति रवैये को देखते हुए वे गारंटी दे सकते थे कि डेक्कन प्रसारण ब्यूरो ने इच्छा को बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं किया था। इसके अलावा इच्छा समूह हाल ही में हरियाली ग्रुप पर कदमकदम दबाव डाल रहा है और अब अन्य शेयरधारकों को मना लिया है कि हरियाली ग्रुप को इच्छा समूह द्वारा पिछले कुछ दिनों में अधिग्रहण कर लिया जाएगा। जितेंद्र रॉय असहाय हैं, उनके पीछे का समर्थन उन्हें छोड़ चुका है और वे इच्छा समूह की भारी स्थिति के सामने शक्तिहीन हैं। इस समय सचिव अंदर आए और जितेंद्र रॉय से कहा, श्री रॉय, नील पर्वत वेंचर से जैनब ईरानी आपसे मिलना चाहते हैं।
नील पर्वत वेंचर्स, वे यहाँ क्या करने आए हैं? जितेंद्र रॉय ने अपने आप से कहा। थोड़ा सोचा और कहा, उन्हें अंदर आने दो। सचिव ने सिर हिलाया और चली गई। थोड़ी देर बाद जैनब ईरानी की आकृति जितेंद्र रॉय के सामने प्रकट हुई। श्री रॉय, लंबे समय बाद मिले, जैनब ईरानी ने विनम्रता से कहा। जैनब जी एक दुर्लभ मेहमान हैं, नहीं जानता कि आज यहाँ क्यों आए, जितेंद्र रॉय ने सीधे कहा, और अब उनके पास घुमाव-फिराव करने का मूड नहीं था। ऐसा लगता है कि श्री रॉय का मूड अच्छा नहीं है। ठीक है, मैंने भी हरियाली ग्रुप के बारे में सुना है, जैनब ईरानी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या जैनब जी आज मेरे मजाक उड़ाने आए हैं? जितेंद्र रॉय ने बहुत असभ्य ढंग से कहा। उन्हें लगा कि जैनब ईरानी उनके मजाक उड़ाने आई हैं। श्री रॉय, आपने गलत समझा, मैं आज न केवल आपके मजाक उड़ाने नहीं आया, बल्कि आपकी मदद करने आया हूँ, जैनब ईरानी ने चालाकी से कहा। ओह, कैसे? जितेंद्र रॉय की आंखों में चमक आई। नील पर्वत हरियाली ग्रुप में निवेश करता है और आपको इच्छा समूह को रोकने में सहायता करता है, जैनब ईरानी ने कहा। यह सच है? जितेंद्र रॉय उत्साह से खड़े हो गए। बेशक ये सच है, मैं व्यक्तिगत रूप से श्री रॉय से मिलने आ सकता हूँ। क्या यह मेरी ईमानदारी नहीं दिखाता? ऐसा है, ऐसा है, जितेंद्र रॉय ने खुशी से कहा। फिर जितेंद्र रॉय ने कार्यालय के सामने एक बटन दबाया और कहा, दहोन पाव की एक पॉट बनाओ। बोलने के बाद जितेंद्र रॉय ने जैनब ईरानी से कहा, मुझे ये दहोन पाव उस मापेड़ से मिला है, इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। जैनब ईरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री रॉय को खर्च करने दे। बोलने के बाद जैनब ईरानी ने अपने साथ लाए गए ब्रीफकेस से कुछ दस्तावेज निकाले और उन्हें जितेंद्र रॉय को सौंप दिए। श्री रॉय पहले इस अनुबंध को देख सकते हैं। जैनब ईरानी ने अनुबंध जितेंद्र रॉय को सौंपा। जितेंद्र रॉय ने अनुबंध को ध्यान से पढ़ने के बाद लंबे समय तक चुप रहे, फिर एक पेन उठाया और उस पर अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। श्री रॉय, यह आप हैं? जैनब ईरानी ने नहीं रुकते हुए कहा। स्पष्ट रूप से जैनब ईरानी का अनुबंध बहुत कठिन था। लगभग नील पर्वत के निवेश के बाद हरियाली ग्रुप का असली मालिक नील पर्वत कंसोर्टियम बन गया। लेकिन व्यापार करने के लिए आपको पहले शेर की तरह मुंह खोलना होगा और फिर बैठकर सौदेबाजी करनी होगी। लेकिन जितेंद्र रॉय ने अनुबंध पढ़ने के बाद हस्ताक्षर कर दिए, जिसने जैनब ईरानी को आश्चर्यचकित कर दिया। जैनब जी, मेरी केवल एक शर्त है और वह यह है कि इच्छा के साथ कोई शांति नहीं होनी चाहिए, जितेंद्र रॉय ने दांत पीसते हुए कहा। जितेंद्र रॉय की बात सुनने के बाद जैनब ईरानी ने तुरंत समझ लिया कि जितेंद्र रॉय का क्या मतलब था। वास्तव में जितेंद्र रॉय ने अनुबंध पर इतनी जल्दी हस्ताक्षर करने का कारण ये था कि उनके पास भी अपनी छोटी सी योजना थी। उनके पीछे का समर्थन उन्हें छोड़ चुका था। भले ही वह इस बार कदम नहीं उठाना चाहते, अन्य कंपनियां कदम उठाएंगी। जैनब ईरानी के अनुबंध के बारे में हालांकि यह कठिन लग रहा था और इसमें बहुत सारे शेयर ले लिए गए थे, लेकिन दूसरी ओर इसका मतलब था कि उन्होंने फिर से नील पर्वत के बड़े पेड़ को गले लगाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन दास के मुंह पर तमाचा मारना अब जितेंद्र रॉय को बहुत जरूरी था ताकि उनकी इच्छा पूरी न हो सके। अगर आप बंस को भाप में नहीं लाते तो अपनी सांस के लिए लड़ें, आप निश्चित रूप से अपनी इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। इस समय सचिव ने भी भिगोया हुआ दहोन पाव लाया। आइए, ये ठीक समय है। व्यापार खत्म करने के बाद आइए इस पॉट दहोन पाव का आनंद लें। जितेंद्र रॉय ने जैनब ईरानी के लिए एक कप चाय डाली। जैनब ईरानी ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान से स्वाद लिया और कहा, यह वाकई एक दुर्लभ स्वाद है। अगले दिन इच्छा भवन में विक्रम मल्होत्रा के कार्यालय में रिया कपूर विक्रम मल्होत्रा को हरियाली ग्रुप के अधिग्रहण के बारे में रिपोर्ट कर रही थी। यानी कल हरियाली ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक नील पर्वत बन गया, रिया कपूर ने कहा। रिया कपूर की रिपोर्ट सुनने के बाद विक्रम मल्होत्रा ने अपनी कनपटियों को रगड़ा और कहा, हर कोई वाकई चिंता का कारण है। तो श्री विक्रम, हम आगे क्या करें? रिया कपूर ने पूछा। एक मॉल एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, सब कुछ सैनिकों द्वारा अवरुद्ध और मिट्टी से बाढ़ग्रस्त है, लेकिन मैंने वाकई अनुमान लगाया था, ये नील पर्वत वाकई इसमें शामिल हो गया, विक्रम मल्होत्रा ने धीरे धीरे कहा। आहा श्री विक्रम, आपने बहुत पहले अनुमान लगा लिया था। रिया कपूर की आंखों में विक्रम मल्होत्रा के लिए अनंत प्रशंसा दिखाई दी। हाँ, मैंने पिछले बार नील पर्वत के बॉस के असफल होने के बाद से आज का अनुमान लगाया था। ये विदेशी पूंजी सबसे ज्यादा बदला लेते हैं, अगर वे सावधान नहीं हैं तो वे आपको हड्डियों और अवशेषों के साथ खा जाएंगे। इसलिए इन लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए आपको पहले से अच्छी तरह से योजना बनानी होगी और एक योजना बनानी होगी। विक्रम मल्होत्रा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, हरियाली ग्रुप के अधिग्रहण की योजना के बारे में क्या? रिया कपूर ने फिर पूछा। तो मैं केवल बड़े बाघ को मारने के बाद इसे खा सकता हूँ, लेकिन ये जल्द ही होगा और कुछ दिनों बाद नहीं होगा। विक्रम मल्होत्रा इस समय पूरी तरह से अहंकारी थीं, एक ऐसी दबंग भावना जो सभी आने वाले दुश्मनों को घोड़े के नीचे काटने की हिम्मत रखती है।
रिया कपूर ने विक्रम मल्होत्रा को देखा जैसे कि उन्होंने एक युद्ध क्षेत्र पर अजय और अपराजय जनरल को देखा हो। सिया कपूर की हाई एंड कम्युनिटी में अर्जुन दास और सिया कपूर एक दूसरे के सामने बैठे नाश्ता कर रहे थे। तुम क्या देख रहे हो, अपना खाना खाओ, सिया कपूर ने नखरे से कहा। इस समय अर्जुन दास दोनों हाथों से अपनी ठुड्डी को सहारा देते हुए सिया कपूर को लगातार घूर रहे थे। सुंदरता को देख रहा हूं, नाश्ता तुम्हारे जितना पौष्टिक कैसे हो सकता है, अर्जुन दास ने लंपटता से कहा। सिया कपूर का चेहरा शर्मा गया और उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हें रात में मुझ पर निर्भर होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपनी बड़ी विला में वापस जाओ। ये सुनकर अर्जुन दास को ईमानदार होना पड़ा और नाश्ता खाया। किसी कारण से अर्जुन दास अवचेतन रूप से उस बड़ी विला में नहीं रहना चाहते थे और सिया कपूर के साथ पूरे दिन व्यापार यात्रा से लौटने के बाद रहते थे। खाने के बाद दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे और फिर अलग अलग चले गए। सिया कपूर सूरज टावर में इच्छा मनोरंजन कंपनी गईं और अर्जुन दास इच्छा मुख्यालय गए। इन दिनों अर्जुन दास हर दिन कंपनी जाने के लिए समय निकालते हैं। हालांकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी उन्हें एक कंपनी बॉस के पास जो पेशेवर रवैया होना चाहिए वह चाहिए। जब अर्जुन दास इच्छा मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने किसी को परेशान किए बिना अपने कार्यालय में प्रवेश किया। कंप्यूटर चालू करने ही वाले थे कि कार्यालय का दरवाजा खुल गया। ये रिया कपूर थीं, जिनका चेहरा उदास था और वे एक चाय की ट्रे ले आई थीं। रिया, क्या बात है, अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस किसी को देखने आई हूं जो रात भर बाहर रहता है, रिया कपूर ने मुंह फुलाया। अर्जुन दास ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया, ये जानते हुए कि इस लड़की को उनके पूरे दिन विला में न जाने से समस्या थी। तुम क्या ले आए हो, अर्जुन दास ने विषय बदला। पता नहीं, श्री विक्रम ने मुझे इसे लाने के लिए कहा। रिया कपूर ने अपनी बात पूरी करने से पहले कई लोग बाहर से उपकरणों का एक सेट ले आए। अर्जुन दास को नमस्ते करने के बाद उन्होंने बिना अनुमति के इसे स्थापित कर दिया। स्थापना बहुत तेज थी और 5 मिनट से भी कम समय में स्थापना पूरी हो गई। रिया कपूर ने कुछ और फल लाए। अर्जुन दास वाकई उत्सुक थे। रिया, अब तुम मेरे कार्यालय में फिल्म क्यों नहीं देखती, तुम्हारे पास खाने पीने की हर चीज़ है। खैर, तुम थोड़ी देर में जान जाओगे। बोलने के बाद रिया कपूर फिर से बाहर चली गईं। हाय, तुम यहाँ क्या खेल रही हो, अर्जुन दास डेस्क के सामने की बॉस चेयर से उतरे, उस कॉफ़ी टेबल की ओर गए जहाँ फल रखे थे, एक सेब उठाया, एक काट लिया और फिर सोफे पर बैठ गए। इस समय विक्रम मल्होत्रा अंदर आए। क्या तुम मुझे थिएटर में आमंत्रित करने जा रहे हो या इतना बड़ा तमाशा करने जा रहे हो, अर्जुन दास ने नहीं रुकते हुए कहा। ये सच है बॉस, आप बाद में एक बड़ा नाटक देख सकते हैं, विक्रम मल्होत्रा ने बोलने के बाद सोफे पर सुंदर ढंग से बैठ गईं, कॉफ़ी टेबल से एक सेब लिया और कहा, बॉस, ये फल की थाली आज सुबह लातूर जिले से लाई गई थी। इसका स्वाद कैसा है, कोई आश्चर्य नहीं, मुझे लगता है कि स्वाद पहले वाले से अलग है। अर्जुन दास ने एक और काट लिया और सिर हिलाया। विक्रम मल्होत्रा ने मुस्कुराया, फिर समय देखा और कहा, लगभग समय हो गया है। फिर उन्होंने अपने सामने स्थापित एक कंप्यूटर के सामने ऑपरेशन शुरू किया। थोड़ी देर बाद सोफे के ठीक सामने एक सफ़ेद स्क्रीन पर एक तस्वीर प्रदर्शित हुई। हालांकि अर्जुन दास ने जो फिल्म की शुरुआती शीर्षक की कल्पना की थी, उसे चलाने के बजाय इसने एक हाईटेक डिस्प्ले स्क्रीन और पेशेवर परिधान में लोगों का एक समूह दिखाया। इस समय स्क्रीन पर एक सक्षम महिला आई और कैमरे की स्थिति पर कहा, श्री अर्जुन, श्री विक्रम को रिपोर्ट। गरुड़ डिवीजन का पहला हिस्सा तैयार है और किसी भी समय शुरू हो सकता है। तुरंत बाद स्क्रीन बीच से विभाजित हो गई और 2 टुकड़ों में बदल गई और दूसरी त्वरित स्क्रीन यहाँ की तरह थी, सिवाय इसके कि एक पुरुष ने कहा, श्री अर्जुन, श्री विक्रम को रिपोर्ट। नागा यूनिट का पहला हिस्सा तैयार है और आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। अर्जुन दास को लगा जैसे स्क्रीन पर 2 लोगों द्वारा दिखाए गए माहौल से वह युद्ध में जा रहे हैं। वे मदद नहीं कर सके लेकिन बगल में विक्रम मल्होत्रा की ओर देखा। इस समय जो स्क्रीन मूल रूप से 2 हिस्सों में विभाजित थी, वह फिर से 3 हिस्सों में हो गई। इस स्क्रीन में पहले 2 स्क्रीनों में प्रदर्शित प्रौद्योगिकी का एहसास नहीं था, बल्कि एक नीरस कार्यालय था जिसमें 3 लोग थे और सभी विदेशी थे। इनमें से एक विदेशी पुरुष ने कैमरे से प्रामाणिक हिंदी में कहा, हेलो बॉस, यह मंत्र कोड नंबर 1 है, सब कुछ तैयार है, ये कब शुरू होगा मेरी प्यारी विक्रम। विक्रम मल्होत्रा ने एक बटन दबाया और कहा, समीर, आज तुम्हारा मंत्र कोड नंबर 1 नागा और गरुड़ को कमांड करेगा। मैं एक शानदार युद्ध देखना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं, मेरी दिशा। समीर ने कंधे उचकाकर कहा कि यह ठीक है। विक्रम मल्होत्रा ने फिर से अपनी घड़ी देखी और कहा, 1 मिनट में योजना शुरू होगी। विक्रम मल्होत्रा ने बाईं ओर अंतिम वाक्य कहा, स्क्रीन के 3 क्षेत्र जैसे सक्रिय हो गए और अंदर के लोग तुरंत व्यस्त हो गए। इस समय विक्रम मल्होत्रा ने शांति से अर्जुन दास को, जो हैरान थे, कहा, बॉस, आप जो 3 विभाग देख रहे हैं, वे इच्छा का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हैं और इच्छा का दिमाग भी।
इसे मेरी पूर्व वॉल स्ट्रीट की टीम द्वारा पुनर्गठित किया गया था। सीमित समय के कारण प्रत्येक ने एक टीम बनाई है। बाद में प्रत्येक समूह को 5 टीमों तक विस्तारित किया जाएगा। अर्जुन दास को अचानक एहसास हुआ, मुझे लगा कि तुम अकेले लड़ रही हो। विक्रम मल्होत्रा ने मुस्कुराया और कहा, एक अच्छे व्यक्ति के पास 3 गिरोह होते हैं, मैं तो एक कमजोर महिला हूं। और वर्तमान विदेशी कंसोर्टियम ने भी अपनी अपनी दिमागी टीमें बनाई हैं। मैं बस कदमकदम चल रही हूं। वैसे जब तुम लड़ाई की बात करती हो तो तुम किसके साथ लड़ रही हो? अर्जुन दास ने फिर पूछा। ये किसी को मारने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें खत्म करने की है। ये पिछले बार का नील पर्वत कंसोर्टियम है। ये हाल ही में छोटे छोटे कदम उठा रहा है। अगर ऐसा है तो उसे देश में मेरा पहला किल बनने दो। देश में नील पर्वत कंसोर्टियम की सभी शाखाओं को काट दो। विक्रम मल्होत्रा ने हत्या से भरे हुए कहा। ये सुनने के बाद अर्जुन दास को थोड़ा प्यासा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने अनजाने में अपनी लार निगल ली। बॉस, एक घूंट चाय पी लो। ये चाय भी संजीवनी हिल्स में पाए गए एक पुराने चाय के पेड़ से चुनी गई थी। स्वाद भी बहुत अच्छा है। विक्रम मल्होत्रा ने एक कप चाय सौंपते हुए कहा। अर्जुन दास ने इसे लिया, धीरे से एक घूंट लिया और कहा, ये वाकई अच्छी चाय है। ये शुरू होने वाला है। जैसे ही विक्रम मल्होत्रा ने बोलना खत्म किया, स्क्रीन पर लोग अपनी अपनी जगहों पर लौट आए और कंप्यूटर पर लगातार काम करने लगे। वे क्या कर रहे हैं? अर्जुन दास ने एक और घूंट चाय ली। वे अब 48 कंपनियों के स्टॉक को एक साथ ब्लॉक कर रहे हैं। अनुमान है कि इस राउंड के बाद नील पर्वत को 700 अरब का नुकसान होगा। विक्रम मल्होत्रा ने कहा। 700 अरब? वाष्पित। अर्जुन दास ने आश्चर्य से कहा। नील पर्वत कैपिटल के पास मुख्य रूप से देश में 48 कंपनियां हैं, जिनमें से 32 वे कोर कंपनियां हैं जो नील पर्वत कंसोर्टियम देश से पैसा आकर्षित करती हैं, जबकि बाकी 16 नील पर्वत वेंचर्स द्वारा नियंत्रित नवीनतम संभावित कंपनियां हैं और वर्तमान में कोई लाभ या हानि नहीं है। इन 48 कंपनियों का देश में कुल मूल्यांकन 4 ट्रिलियन रुपये है। ये सभी सूचीबद्ध कंपनियां हैं, इसलिए शेयर बाजार में एक उथल-पुथल नील पर्वत को एक परत छील देगी। विक्रम मल्होत्रा ने कहा। तो ये केवल उसे चोट पहुंचाएगा, लेकिन उसे नष्ट नहीं करेगा। अर्जुन दास ने थोड़ा सोचकर कहा। ये सच है। अगर आप देश में नील पर्वत की शाखाओं को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इन 48 कंपनियों को एक साथ मारना होगा या उन्हें हमारी इच्छित शाखा बनाना होगा। विक्रम मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। ये वाकई बड़ा है, लेकिन मुझे ये पसंद है। क्या कंपनी की कार्यशील पूंजी पर्याप्त है? अर्जुन दास ने कहा, डरते हुए कि दुनिया में अराजकता नहीं होगी। बॉस, क्या आप जानते हैं कि आपसे मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी किस्मत हो सकती है? मैंने कभी ऐसी कंपनी को स्वीकार नहीं किया है जिसके पास आपकी पूंजी श्रृंखला की कमी हो। अगर ऐसा है तो मैं आपको संतोषजनक जवाब नहीं दे सकती। मुझे शर्मिंदगी भी होगी। विक्रम मल्होत्रा ने अर्जुन दास को ईमानदारी से देखा और कहा, तो मैं तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। अर्जुन दास ने मुस्कुराया। तो कृपया बॉस स्वीकार करें। विक्रम मल्होत्रा ने बोलने के बाद स्क्रीन पर स्क्रीन को देखना जारी रखा। ये देखा जा सकता था कि विक्रम मल्होत्रा अभी भी बहुत घबराई हुई थीं। अर्जुन दास यह नहीं समझ सके कि तस्वीर में लोग क्या व्यस्त कर रहे थे, इसलिए उन्हें लगातार खाना और पीना पड़ा। इस समय विक्रम मल्होत्रा अब अर्जुन दास की परवाह नहीं कर सकती थी और समय समय पर माइक्रोफोन के माध्यम से स्क्रीन में बात करती थीं। विक्रम मल्होत्रा को देखते हुए ऐसा लगता था कि युद्ध चरम पर पहुंच गया था। इस समय एक विदेशी संस्थान में 1 दर्जन से अधिक पेशेवर लगातार कीबोर्ड पर टाइप कर रहे थे और उनकी आंखें समय समय पर स्क्रीन पर संख्याओं की स्ट्रिंग्स को छान रही थीं। दूसरी ओर नील पर्वत कंसोर्टियम के उपाध्यक्ष मनीष सेठी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, लेकिन लंबे समय बाद इनमें से किसी ने भी वह जवाब नहीं दिया जो वह चाहते थे। मनीष सेठी गुस्से में थे और उन्होंने एक समूह के लोगों के प्रमुख से कहा, निखिल, तुम्हें अपने सुअर जैसे साथियों के साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। आधा महीना हो गया है और तुम अभी भी पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को नहीं ढूंढ पाए। हमारी कंपनियों के स्टॉक देश में 8 अंक गिर गए हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमने कितने अरब का नुकसान किया है? ओह बॉस, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इस सागर के उस पार 48 कंपनियों को नियंत्रित करने में हमेशा देरी होती है और आपने हमें जो अधिकार दिया है वह केवल द्वितीय स्तर का है, इसलिए हर बार हमें उनके पीछे दौड़ना पड़ता है। निखिल ने समझाया। तो मैं तुम्हें प्रथम स्तर का अधिकार देता हूं और अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं होगी। मनीष सेठी ने गुस्से में कहा। ठीक है बॉस, मैं आज आपके लिए उसे ढूंढ लूंगा, निखिल ने अपने आप से कहा। लेकिन निखिल ने अभी बोलना खत्म किया था कि किसी ने चिल्लाया, हे भगवान, नहीं। क्या हुआ? निखिल ने पूछा। बॉस, विरोधी ने सामान्य हमला शुरू किया है और यह शुरुआत से 5 अंक गिर गया है, उस व्यक्ति ने चिल्लाया। ये सुनकर निखिल तुरंत कंप्यूटर की ओर दौड़ा। थोड़ा जांच करने के बाद उन्होंने मनीष सेठी से, जिनका चेहरा पहले से ही काला पड़ चुका था,
कहा, बॉस, दूसरी ओर ने हमारे स्टॉक को पूरी तरह से दबा दिया है। मुझे बैकअप फंड्स को सक्रिय करने की आवश्यकता है। हालांकि मनीष सेठी का चेहरा इस समय काला पड़ चुका था। वे जानते थे कि यह एक असाधारण अवधि थी, इसलिए उन्होंने निखिल के बैकअप फंड्स के उपयोग को मंजूरी दे दी। बैकअप फंड एक ऐसा पूंजी पूल है जिसे एक बड़ा कंसोर्टियम हमेशा रखता है और इसे महत्वपूर्ण क्षण तक उपयोग नहीं किया जाता। और इच्छा भवन में अर्जुन दास के कार्यालय में स्क्रीन पर समीर कपूर ने अचानक विक्रम मल्होत्रा की ओर मुड़कर कहा, विक्रम, उन्होंने अपने बैकअप फंड्स का उपयोग किया है और हम पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। तो क्या हम दूसरी योजना शुरू कर सकते हैं? नागा नंबर 1 को तुरंत सूचित करें कि दूसरी योजना शुरू करें। विक्रम मल्होत्रा की आंखों में उत्साह की चमक आई। तुरंत बाद नागा के पहले दृश्य में लोग पूरी तरह से व्यस्त हो गए। तब तक विक्रम मल्होत्रा ने राहत की सांस ली और सोफे पर पीछे झुक गईं। अर्जुन दास ने विक्रम मल्होत्रा को एक सेब सौंपा और कहा, दूसरी योजना क्या है? विक्रम मल्होत्रा ने अर्जुन दास द्वारा सौंपा गया सेब लिया, एक काट लिया और कहा, दूसरी योजना तब है जब नील पर्वत अपना सारा ध्यान देश की ओर केंद्रित करता है और पहले से ही बैकअप फंड्स का उपयोग कर चुका है। नागा नंबर 1 2 ट्रिलियन रुपये के साथ नील पर्वत कंसोर्टियम के मुख्यालय पर हमला करता है। मैं न केवल देश में उसकी शाखाओं को काटूंगी, बल्कि उसे बुरी तरह से मार भी दूंगी। अर्जुन दास थोड़ा अवाक रह गए और अपने आप से कहा, अगर भविष्य में किसी को नाराज करना पड़ा तो इस सामने वाली महिला को नहीं नाराज करना चाहिए। इस समय दलाल स्ट्रीट पर सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हॉल में नील पर्वत कंसोर्टियम की ट्रेडिंग सतह पर मूल्य लगातार झिलमिलाता रहा। देखो, नील पर्वत का मूल्य। एक युवा बैंकर ने नील पर्वत कंसोर्टियम की स्थिति का पता लगाया। ये कैसे संभव है? नील पर्वत का स्टॉक कैसे गिर सकता है? बुरा हुआ, ये 2 अंक गिर गया है और अभी भी गिर रहा है। नहीं, मेरी आधी संपत्ति यहाँ नील पर्वत में है। मैं तुरंत उस शापित मनीष सेठी को फोन करता हूँ। क्या ये कैसे संभव है? मनीष सेठी ने फोन काट दिया। फिर वह चिल्लाए, निखिल, निखिल, तुम शापित हरामी, नील पर्वत मुख्यालय के स्टॉक को देखो, ये 2 अंक गिर गया है। क्या ये कैसे संभव है? निखिल को विश्वास नहीं हुआ। फिर निखिल ने जल्दी से स्क्रीन स्विच की। ओह शापित! निखिल ने अपना सिर पकड़ लिया। जल्दी से अर्जुन सिंह गुप्ता को सूचित करो। उसे तुम्हारे हाथों में काम संभालने दो और तुम्हें वर्तमान स्थिति को जल्दी से नियंत्रित करना होगा। मनीष सेठी ने कहा, बॉस, आप भूल गए, आज द्विसाप्ताहिक मंगलवार है। बाकी सभी छुट्टी पर हैं और केवल मेरी टीम ड्यूटी पर है। निखिल ने कहा, शापित, किसने उन्हें छुट्टी दी? जल्दी उन्हें वापस बुलाओ। मनीष सेठी पागल हो रहे थे। विक्रम मल्होत्रा की ओर उन्होंने एक सेब का टुकड़ा लिया और अचानक हंस पड़ी। तुम किस बात पर हंस रही हो? अर्जुन दास ने हैरानी से पूछा। मैंने नील पर्वत की स्थिति का अनुमान लगाया, विक्रम मल्होत्रा ने कहा। इसमें हंसने की क्या बात है? बॉस, आप नहीं जानते, अमेरिका देश की तरह नहीं है। उनके पास एक सख्त अवकाश प्रणाली है। इस सप्ताह द्विसाप्ताहिक मंगलवार है। उनकी नियमों के अनुसार शायद उनकी दिमागी टीमों में से केवल एक ही ड्यूटी पर है, बाकी सभी छुट्टी पर हैं, विक्रम मल्होत्रा ने समझाया। यानी नील पर्वत को एक विकल्प का सामना करना पड़ता है, जो कि समस्या को संरक्षित करना है। मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से अपने मुख्यालय के स्टॉक मूल्य को पहले संरक्षित करेंगे। अर्जुन दास ने कहा, आप सही हैं, वे निश्चित रूप से पहले उस पक्ष को संरक्षित करेंगे। इसलिए अब इस समय अवधि का लाभ उठाकर इन 48 कंपनियों को पूरी ताकत से रोकने का सबसे अच्छा समय है। विक्रम मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मुझे एक बात समझ नहीं आई। भले ही हम इन 48 कंपनियों के स्टॉक को निचली सीमा तक गिरा दें, नील पर्वत के लिए वे फिर भी वापसी कर सकते हैं। हम उनके स्टॉक को हर दिन दबाकर नहीं देख सकते। अर्जुन दास ने आश्चर्य व्यक्त किया। बेशक बॉस, मैंने इन 48 कंपनियों में से 28 को अधिग्रहण के लिए चुना है। मैंने आधा महीना पहले ही शुरू कर दिया था। ओह, देश में उनके पास जो 48 कंपनियां हैं, उनमें 2 कमजोरियां हैं जो कमजोरियां नहीं लिखती। लेकिन जब ये 2 कमजोरियां एक में मिल जाती हैं, तो यह उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। विक्रम मल्होत्रा ने रहस्यमयी ढंग से कहा। कौन सी 2 कमजोरियां? अर्जुन दास ने पूछा। पहला, इन 48 कंपनियों में से किसी के पास 51% नियंत्रण हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन सभी 50% से ऊपर हैं, जो सिर्फ नियंत्रण हिस्सेदारी है। दूसरा यह है कि वे सभी सूचीबद्ध कंपनियां हैं। और विस्तार से बताओ, अर्जुन दास ने उत्साह से कहा। वर्तमान में मैंने नील पर्वत को छोड़कर 28 कंपनियों के सभी शेयरों को गुप्त रूप से अधिग्रहित कर लिया है। हालांकि मैं अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन यह मत भूलो कि उनके द्वारा शेयर बाजार में फेंके गए बिखरे हुए शेयर अभी भी हैं। जब तक मैं इन सभी बिखरे हुए शेयरों को नियंत्रित कर सकता हूं, तब ये नील पर्वत के शेयरों से अधिक हो जाता है। इसलिए आधा महीना पहले मैंने गुप्त रूप से संचालन किया ताकि उनके स्टॉक सामान्य गिरावट की तरह दिखें। वे अपने स्टॉक बेचेंगे और मैंने लोगों को भेजा है कि इन निवेशकों द्वारा फेंके गए सभी स्टॉक को वापस ले लिया जाए।
अनुमान है कि आज के निचली सीमा के इस राउंड के बाद हम शेयर बाजार में बिखरे हुए 90% ढीले स्टॉक एकत्र कर सकते हैं। तो कुल शेयर मूल्य के मामले में हम नियंत्रण पक्ष बन गए हैं। अर्जुन दास ने कहा, हाँ, जब तक हम शेयरों को नियंत्रित कर सकते हैं, मेरे पास नील पर्वत के पास मौजूद शेयरों को धीरे धीरे कम करने का तरीका है जब तक कि उन्हें पूरी तरह से बाहर नहीं कर दिया जाता। विक्रम मल्होत्रा ने सिर हिलाया। आज का कहानी का सफ़र यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूले।